हेलो बच्चों, आज जैसे कि आप देख रहे हैं, आज ऊपर क्लास लिखा हुआ है 10th हाई स्कूल क्लास की पहली क्लास है। ये पार्ट 1 है और जिसमें कि आपको बताया जाएगा यूपी बोर्ड से संबंधित क्वेश्चन भी बीच में बताए जाएंगे, तो इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। और चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो पहला पार्ट आपका आता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जैसे कि आपको पता ही है कि दैनिक जीवन में जो क्रियाएं होती हैं वो दो तरीके से होती हैं, भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया। भौतिक क्रिया जनरली जैसे कि आपके पास कोई रफ पेपर है, उसको आप फाड़ कर छोटे छोटे पीस कर देंगे, तब वह क्रिया आपकी कहलाती है भौतिक क्रिया। लेकिन रासायनिक क्रिया क्या होती है कि जैसे कि घर में दूध रखा है, अगर दूध का दही बन जाता है तब वे आपकी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। या फिर जो हम सांस ले रहे हैं, श्वसन की जो क्रिया हमारी हो रही है, तो वह भी आपकी रासायनिक क्रिया कहलाती है। कहने का मतलब क्या है कि रासायनिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कि किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो जाती है, या फिर जो पदार्थ है वो आपका परिवर्तित हो जाएगा, दूसरी अवस्था में पहुंच जाएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि आपके 4 फैक्टर्स पर काम करता है, मतलब ये 4 तरीके से उसमें परिवर्तन होते हैं, या फिर हम 4 अवस्थाओं के आधार पर उनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपके अवस्था में परिवर्तन, सबसे पहला एग्जाम्पल ये आता है कि हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचानें। इसमें क्या है, अवस्था में परिवर्तन। यदि उसकी अवस्था परिवर्तित हो रही है, जैसे कि हमने कोई ठोस पदार्थ लिया है और ठोस पदार्थ से उसकी क्रिया कराने पर क्या हुआ, वो गैस अवस्था में चेंज हो गया। जैसे कि कक्षा 9 में आपने एक अभिक्रिया पढ़ी थी, या एक परिभाषा आपने पढ़ी थी ऊर्ध्वपातन की क्रिया। तो ऊर्ध्वपातन की क्रिया में क्या हो रहा था कि हम क्या लेते हैं, ठोस लेते हैं, NaCl लिया या कपूर लिया, तो हम उसको गर्म करते हैं। गर्म करने पर क्या होता है कि वो गैस में चेंज हो जाता है, तो क्या हुआ, उसकी एक अवस्था परिवर्तित हो गई। तब इस तरीके से हम उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, अब जो सेकंड पॉइंट आपका आता है रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन से भी आप उसको देख सकते हैं कि इसमें रासायनिक क्रिया हो रही है या नहीं है। जैसे कि लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर को यदि आप अम्ल में डालेंगे तब उसका अलग रंग होगा, क्षार में डालेंगे तब उसका अलग रंग होता है। तो रंग से भी हम पहचान सकते हैं कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया आपकी हो रही है। तीसरा पॉइंट क्या है आपका कि गैस का निकास या उत्सर्जन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि गैस का निकास, जैसे कि आपके कक्षा 10 में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यदि आपके पास कोनिकल फ्लास्क है, इस तरीके से आपके पास ये कोनिकल फ्लास्क है, और कोनिकल फ्लास्क में क्या है आपका H2SO4 भरा हुआ है, कैसा, सांद्र। और इस H2SO4 में हम क्या करते हैं कि ऊपर से इसमें Zn डालते हैं। ठीक, तो Zn क्या है, ये तो लिक्विड फॉर्म में आ गया, ये आपका सॉलिड फॉर्म में होता है। तब जब हम इसको ऊपर से डाला जाता है तब इसमें आपकी गैस बनती है, यहाँ पर गैस बनती है H2। तो क्या होती है, वो गैस क्या है, ऊपर की तरफ निकल रही है। तो इसमें क्या रिएक्शन हुई कि H2 हाइड्रोजन गैस बनी और वो उत्सर्जित हो गई, निकल गई। तो इसलिए इसमें क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक इसी तरीके से आपका फोर्थ पॉइंट आता है तापमान में परिवर्तन, कि टेम्परेचर में भी चेंजेस इससे आते हैं। या तापमान से, या कोई भी पदार्थ है, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें या कम कर दें तो उस पदार्थ से क्या होता है, एक नया पदार्थ बन जाता है। तो ठीक इस तरीके से आप रासायनिक अभिक्रियाओं को देख सकते हैं। अब आपका आता है रासायनिक समीकरण, कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आपका ये टॉपिक है रासायनिक समीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना जरूरी है, क्योंकि इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो इसमें क्या है कि इसकी परिभाषा तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब कोई 2 अभिकारक परस्पर क्रिया कर एक नया उत्पाद बनाता है, तब वह रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब फॉरन एग्जाम्पल आप देख लीजिए कैसे होगी ये एग्जाम्पल में। जैसे कि आपको ये आता है, एक अभिकारक हमने ये लिया प्लस अभिकारक। ठीक, इससे क्या बना आपका
उत्पाद। ठीक, अब अभिकारक जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पर मैग्नीशियम Mg, ठीक, और यहाँ लिया हमने O2 ऑक्सीजन। अब ये अभिकारक दोनों आपस में क्रिया करेंगे और क्रिया करके क्या बनाएंगे, यहाँ हम लेंगे 2Mg, तो इससे क्या बन जाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो इस तरीके से क्रिया कहलाती है आपकी रासायनिक समीकरण, कि जब दो अभिकारक परस्पर क्रिया कर एक नया उत्पाद बनाते हैं तब रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, अब इसी में आपका अगला क्वेश्चन आता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, या संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे होती है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। तो ये रासायनिक समीकरण मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण हम किस तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन काफ़ी आता है आपके बोर्ड के एग्जाम में कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, या फिर संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे बनाई जाती है। तो जैसे कि आपको पता ही है बच्चों की रासायनिक समीकरण की क्या परिभाषा भी बताया था आपको, कि जब दो अभिकारक परस्पर क्रिया कर एक नया उत्पाद बनाते हैं तब वे रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए एग्जाम्पल, जैसे कि आपका Fe प्लस H2 और यहाँ आ जाएगा आपका Fe3O4 प्लस H2। अब ये आपको एक रासायनिक समीकरण दी गई है। अब इसमें ये देखना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण हम इसे कैसे बनाएंगे, ये कैसे होती है। तो Fe, सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि किस एलिमेंट का क्या नाम है। जो Fe आपका ये कहलाता है आपका आयरन या लोहा, H2O क्या है आपका जल, और ये आपका आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। और बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि हम एक साइड में टेबल बना लेते हैं, ये देखिएगा। ठीक, ये हमने एक टेबल बना ली। इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ लिख दिया हमने तत्व और यहाँ हम लिखेंगे अभिकारक, परमाणुओं की संख्या, परमाणु संख्या, और यहाँ आ जाएगा आपके उत्पादों के परमाणु संख्या। ठीक, अभिकारक कौन से आपके ये हैं, तो इसमें क्या है आपके कौन कौन से तत्व हैं ये देखिएगा। सबसे पहले क्या है आपका Fe, फिर क्या है आपका हाइड्रोजन और फिर है आपका ऑक्सीजन। अभिकारक में कितने आपके 1 और यहाँ कितने आपके 3। ठीक, हाइड्रोजन अभिकारक में 2 और उत्पाद में भी 2, ऑक्सीजन 1 उत्पाद में 4। तो परमाणु की संख्या क्या है, जो अभिकारक और उत्पाद दोनों में क्या है, अलग अलग हैं। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब समझिएगा कि आपकी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो गई है। अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर आयरन कितना है, Fe अभिकारक में 1 है और यहाँ आपका 3 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे कितना आ गया आपका 3। अब हाइड्रोजन क्या है, सबसे इसमें पहले हम ऑक्सीजन देख लेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है आपके और यहाँ पर आपका है 1। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब देखिएगा इसमें क्या हुआ कि अभिकारक की बात चल रही है, तो अभिकारक के आगे 3 है, यहाँ क्या है आपका 4 से इसकी मल्टीप्लाई हो गई तो 4 आ गया। अब जब 4 यहाँ आ गया तब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम इसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आ जाएगा, और इसकी भी 4 से करेंगे, आपको क्या आ जाएगा 8। अब देखो इससे अभिक्रिया कैसे संतुलित होती है। Fe प्लस H2O Fe3O4 H2। तो यहाँ क्या था, अब इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि अभिकारक में परमाणु की संख्या Fe के कितने 3 है। तो हम यहाँ लिखेंगे
3 हो गए इक्वल, यहाँ 3 यहाँ 3 बराबर हो गया। अब बात आती है हाइड्रोजन की, तो अभिकारक में परमाणु संख्या कितनी है 8। अब यहाँ पर क्योंकि 2 है तो यहाँ हम लगा देंगे 4, ठीक। और यहाँ जो उत्पाद है, उत्पाद में कितने हमारे 8 हो गए, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 बराबर हो गया, ठीक। अब ऑक्सीजन देखिएगा, ऑक्सीजन में अभिकारक कितने हमारे 4, तो ये आपके 4 आ गया और यहाँ आपके उत्पाद में भी 4 आ गया, तो इसीलिए ये अभिक्रिया क्या हो गई आपकी संतुलित। संतुलित अभिक्रिया। तो इस प्रकार से आप रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। इन शॉर्ट आप समझिएगा कि जैसे कि आपकी कोई भी अभिक्रिया दी हुई है, उसमें क्या होता है, ये अभिकारक और ये उत्पाद दोनों के जो तत्वों की संख्या है उसको हम देखते हैं और उन्हें हम बराबर कर लेते हैं। जैसे कि आप ये टेबल देख रहे हैं, टेबल में हमने बराबर किया है और उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसमें अभिक्रिया में इसको जोड़ देंगे, जिससे कि क्या होगा, आपकी अभिक्रिया संतुलित हो जाती है। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आप यदि साइंस लेते हैं 11th 12th में भी, तब भी ये आपका चलेगा, क्योंकि आपको अभिक्रिया संतुलित करना ना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब देखिएगा इसमें अगला क्वेश्चन क्या आता है। तो बच्चों जैसे कि अब आप देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक। इसके क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं, इसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं कि अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। सबसे पहला क्वेश्चन तो इसमें यही बनता है आपका कि अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं। तो अभिक्रिया आपकी 5 प्रकार की होती हैं: संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या अपचयन एवं उपचयन अभिक्रिया, जिसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बीच बीच में मैं क्वेश्चंस आपको बता भी रही हूँ और साथ के साथ क्वेश्चंस को भी ध्यान से सुनो और उसके साथ उसके आंसर को भी देखिएगा, ठीक है। लास्ट तक वीडियो जरूर देखो, क्योंकि लास्ट तक आपके सभी क्वेश्चंस इसमें चलते रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक। आइए चलिए देखिएगा। तो ये आपकी पहला क्वेश्चन यही बन गया कि अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं। 5 प्रकार की अभिक्रिया होती हैं, जिसके नाम आपके ये दिए हुए हैं। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है आपका, संयोजन अभिक्रिया। कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये क्या होती है, उदाहरण सहित बताइए, ठीक। तो संयोजन क्या है, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि संयोग करना, ठीक। जब 2 अभिकारक, जैसे कि एग्जाम्पल से समझिएगा, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ में आता है। जैसे कि 2 अभिकारक, ये आपको दिखाई दे रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और H2O। कैल्शियम ऑक्साइड होता है बिना बुझा चूना, H2O पानी, ठीक। जब इसमें क्रिया करते हैं तो इससे क्या होता है कि चूना, बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, जिससे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा। जनरली आपने देखा होगा कि अगर हम चूना लेते हैं, चूने को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, उसमें बबल्स से बन जाते हैं, ठीक। और थोड़ी गरम गरम भाप सी भी उसमें से निकलती है, तो वो क्या एग्जाम्पल है उसका कि उसमें से ऊष्मा निकल रही है और चूना क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्या होता है कि चूना जो है, ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है, वो H2O से क्रिया कर कर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, प्लस उसमें से कुछ ऊष्मा निकल गई। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, आपकी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं, जैसे कि हमारी जो श्वसन की क्रिया है, ठीक है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी बनता है इसमें कि श्वसन की क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन की क्रिया जो होती है, जब हम सांस लेते हैं तब क्या होता है कि जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है, तो उस और बॉडी में क्या हमारा ग्लूकोज भी है, तो ग्लूकोज से ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, जिससे रिएक्ट करने पर, क्रिया करने पर क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, प्लस H2O बनता है, प्लस कुछ ऊष्मा उसमें से उत्सर्जित होती है। तो वह अभिक्रिया जिसमें से कि ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, वे आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें एक क्वेश्चन ये और निकल कर आ गया कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी हुई, जिसमें से कि ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, वे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। बोर्ड में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत आता है कि श्वसन क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो किस प्रकार की है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा संयोजन अभिक्रिया, कि जब 2 अभिकारक परस्पर क्रिया कर कर एक उत्पाद बनाते हैं, वे संयोजन अभिकारक अभिक्रिया कहलाती हैं या संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। अब आइए दूसरे एग्जाम्पल पर। दूसरी अभिक्रिया क्या होती है, दूसरी अभिक्रिया कहलाती है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब क्या है, टूटना,
अपघटन टूटना। तो जब कोई अभिकारक किसी कारक के द्वारा, कारक में क्या आ गया आपका, ऊष्मा आ गई, टेम्परेचर आ गया, ये क्या होगा, इसके कारक होगा। ये कोई उत्प्रेरक भी आपका हो सकता है। तो किसी कारक के द्वारा उत्पादों में विघटित हो जाता है या उत्पादों में टूट जाता है, तब वे वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब इसमें ऊष्मा डाली गई, ऊष्मा में लिया गया, तो क्या हो गया, इससे कैल्शियम ऑक्साइड मतलब कि बिना बुझा चूना बन गया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकल गई। तो क्या हुआ इसमें कि जब कोई एक अभिकारक किसी कारक के द्वारा क्रिया करता है या किसी कारक के प्रभाव में क्रिया करता है, तब वे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है आपका। अगला क्वेश्चन आपका बनता है विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि वह अभिक्रिया जिसमें कि दो अभिकारक के मध्य तत्व, ये क्या हो गया, आपके दो अभिकारक हैं, इनके मध्य जो तत्व हैं ये अपने स्थान में परिवर्तन कर जाते हैं, तब वह आपकी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब कि स्थान परिवर्तन कर लें या फिर उसको हटा कर उसकी जगह पहुंच जाएं, तो ये आपकी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे कि आपका ये एग्जाम्पल आता है आयरन। आयरन को कॉपर सल्फेट में डाला गया, CuSO4 कहलाता है आपका कॉपर सल्फेट। एक्वा जो लिखा हुआ जलीय विलयन है, जब इसमें डालते हैं तब आपका फेरस मतलब कि आयरन सल्फेट प्लस कॉपर इसमें से निकल गया। तो परिभाषा के अनुसार देखिएगा इसमें क्या हुआ कि इनके स्थान में परिवर्तन हो गया, मतलब कि कॉपर की जगह आपका क्या पहुंच गया, Fe पहुंच गया, और कॉपर क्या हो गया आपका, ये अलग हो गया। तो ये कहलाएगी आपकी विस्थापन अभिक्रिया। इस एग्जाम्पल पे बच्चों एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में जब आयरन या लोहे की कीलों को डालते हैं तब क्या होता है कि जो आयरन है वो कॉपर को हटा देगा और सल्फेट से क्रिया कर जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा, और जिससे कि आपका कॉपर इसमें से अलग हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि विलयन का रंग क्या होता है, नीला हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन को डाला जाता है तब उसका रंग नीला क्यों हो जाता है। उसमें आपको ये रिएक्शन लिखकर दिखानी होती है और पूरे नंबर इसमें फिर मिलते हैं। ठीक, चलिएगा अब अगला क्वेश्चन क्या आपका बनता है। अगला क्वेश्चन बनता है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है कि जब अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तब वे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आयंस का आदान प्रदान कैसे होगा, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, तो इसको अगर हम आयंस में तोड़ें तो क्या होगा, यहाँ पर 2Na प्लस और यहाँ पर क्या जाएगा SO4 माइनस। ठीक इसी तरीके से ये भी बेरियम क्लोराइड भी टूट जाएगा। तो क्या होता है कि जो ये है इस पे प्लस का आवेश, इस पे माइनस का, ये प्लस ये माइनस, तो इनमें आयनों के आदान प्रदान से क्या होता है कि ये जो बेरियम है ये सल्फेट के साथ क्रिया कर जाएगा और NaCl के साथ क्रिया कर जाएगा, जिससे कि आपका बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड आपका बन जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है तब वे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। तो बच्चों ये पूरा एक क्वेश्चन बन जाता है। ये आपका अति लघु में भी आ सकता है और लघु में भी आ जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन लिख के दिखानी बहुत ज़रूरी होती है। उससे क्या होता है कि आपको एक तो नंबर पूरे कंप्लीट मिलते हैं, उसमें कहीं भी कोई कटौती नहीं होती है। दूसरा ये है कि आपको पूरा क्लियर हो जाता है कि ये अभिक्रिया किस तरीके से हो रही है। अब चलिए अगली रिएक्शन क्या होती है, लास्ट रिएक्शन है इसमें, ये टॉपिक है इसका कि उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। ये रेडॉक्स के नाम से भी होती है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, तब वह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया आपकी कहलाती है। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये अभिक्रिया देखिएगा, ये आपको दे रखा है
CuO प्लस H2 तापन पर अभिक्रिया हुई है, तो ये H2 ने क्या करा कि O से क्रिया कर ली और H2O बना दिया और यहाँ कॉपर यहाँ बन गया। मतलब कि अगर हम हाइड्रोजन को देखें यहाँ तो H2O से H2O बना है, तो ये क्रिया हो गई आपकी उपचयन की। और यहाँ पर क्या है, CuO से आपका कॉपर बन गया, तो ये हो गई आपकी क्रिया अपचयन की। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया, क्योंकि इस अभिक्रिया में दोनों ही अभिक्रिया हो रही हैं, तो इसलिए इसको कहा गया था ये रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, तो इसलिए ये अभिक्रिया आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों इस तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर ये आपका दीर्घ में क्वेश्चन बनेगा तो आपका पूरा ही आ जाएगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और किस तरीके से अभिक्रियाएं होती हैं, तब आप पूरा दिखाएंगे। और नहीं तो आपका ये शॉर्ट में या लघु क्वेश्चंस में आपका बन जाता है। ठीक, तो आशा करती हूँ कि आपको पूरा समझ में आ गया हो। ठीक, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में अभी 1-2 टॉपिक्स आपके हैं। तो चलिए अगला टॉपिक इसमें क्या आता है ये देखते हैं। तो बच्चों इसमें अब अगला क्वेश्चन आता है आपका, संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण क्या होता है। या कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं तेलुगु में कि संक्षारण के 2 उदाहरण दीजिए। तो संक्षारण मतलब कि एक तरीके से कहेंगे कि जैसे कि जब कोई वस्तु, इसकी परिभाषा देखिएगा पहले, कि जब कोई वस्तु किसी आर्द्रता या आसपास नमी के संपर्क में आती है तब उस पर एक आवरण आ जाता है, जिसको कि हम संक्षारण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है कि जैसे कि आप लोहा है, लोहे को अगर आप खुले में रख दें, ठीक, तो कुछ समय बाद आप क्या देखेंगे कि उसके ऊपर जंग लग जाती है लोहे पर, तो वो क्रिया कहलाएगी आपकी संक्षारण की क्रिया। या फिर जैसे कि आपकी चांदी है, चांदी को अगर आप खुले में रखें या फिर चांदी को आप डेली यूज करें, पहने, तब उस पर क्या होता है, काली काली सी वो हो जाती है। तब क्या होता है कि वो ऑक्सीजन से क्रिया कर जाती है, तो उस क्रिया को भी हम संक्षारण कहते हैं। या फिर इसका एग्जाम्पल ये भी है कि जो पीतल है, पीतल के बर्तन को यदि हम खुले में रखें, नमी के स्थान पर रखते हैं, तब वह भी नमी से क्रिया कर जाएगा और उस पर क्या होता है, एक हरे रंग की परत आ जाती है, तब उस क्रिया को भी हम संक्षारण कहते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि आपका तांबे के ऊपर पीतल को हो या तांबा को हो या कॉपर को हो, कि उसके ऊपर हरी परत आ जाती है, तब वे संक्षारण की क्रिया कहलाती है। तो ये आपको मैं समझती हूँ समझ में आ गया होगा, क्योंकि अधिकतर सभी देखते हैं कि घरों में संक्षारण क्या है, मतलब कि सभी देखते हैं कि लोहे पर जंग आ गई है, कि कहते हैं कि ये चांदी काली हो गई है। ठीक, तो वो क्या क्रिया हो रही है, वह आपकी संक्षारण की क्रिया हो रही है। तो संक्षारण क्या कहलाता है, जब कोई वस्तु नमी के संपर्क में या आर्द्रता में आती है, तब उसको हम संक्षारण की क्रिया कहते हैं। अब दूसरा शब्द आप ये देख रहे हैं, विकृत गंधिता क्या होती है। ठीक, विकृत गंधिता क्या होती है, विकृत गंधिता मतलब गंध जिसमें अजीब सी गंध आती हो, शब्द में ही आंसर छिपा हुआ होता है, सही से अगर शब्द देखा जाए तो जिसमें अजीब सी गंध हो, गंदी सी गंध हो, वे कहलाती है विकृत गंधिता। तो जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है कि जैसे कि यदि किसी वसा या तेलीय सामग्री को लंबे समय तक खुले में रख दें, तो खुले में रख देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक अपचयित की क्रिया हो जाती है, जिससे कि उसमें अजीब सी गंध आने लगती है, तो वह कहलाती है आपकी विकृत गंधिता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है कि आप तेल को लीजिएगा, तेल को आप बहुत समय तक ऐसे ही रखा रहने दीजिए, ठीक है, मतलब खुला रख दीजिए, तब उसमें क्या होगा कि उसमें एक अजीब सी गंध आनी शुरू हो जाती है, तो वे कहलाएगी आपकी विकृत गंधिता। या फिर मक्खन है, मक्खन को भी अगर हम ऐसे ही रख दें, खुला रख दें, तो अगर पैकेट के अंदर बंद है तब तो कोई इसमें क्रिया नहीं होगी। यदि उसको हम खुला छोड़ दें और काफ़ी समय तक हम नहीं देखें, तब क्या होती है, वह भी विकृत गंधिता, मतलब कि अजीब सी गंध आ जाती है, तब वे क्रिया कहलाती है आपकी विकृत गंधिता।
तो और उस साथ के साथ में क्या होता है कि उसका स्वाद भी अजीब हो जाता है और अजीब सी उसकी गंध होती है, तो इसलिए वे कहलाती है आपकी विकृत गंधिता। ये 2 नंबर में है, ये 3 नंबर में क्वेश्चंस आपके आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपके दैनिक जीवन से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, तो इसीलिए बच्चों इन्हें भी आप ध्यान से समझिएगा। और कहीं भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आई है पूरे चैप्टर में, और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आपको आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें शुरू से लास्ट तक। यदि आपने बीच में कहीं भी कोई भी टॉपिक मिस किया तो समझिएगा आपका वो क्वेश्चन इधर उधर हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें और साथ के साथ में अपने साथियों से भी कहें जो कक्षा 10 के साथी हैं आपके, कि वो भी देखें, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी पढ़ने से नहीं सुनने से अच्छा समझ में आता है, ठीक है। तो वीडियो को, हर एक वीडियो को देखिएगा, ठीक है। इसी तरीके हमारे साथ बने रहिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।